अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं, मगर आजकल जिस तेजी से इसमें बदलाव आ रहा है वो बहुत ही हैरानकुन है। कल के हरीफ आज के हलीफ बन रहे हैं और कल एक दूसरे को डिक्टेटर कहने वाले आज एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते नजर आ रहे हैं। ये काम हुकूमत के लोग भी कर रहे हैं और अपोजिशन भी कर रही है। चंद दिनों से जहांगीर तरीन और उनके हम ख्याल ग्रुप की बात बड़े जोरों शोर से की जा रही थी। ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बल्कि टीवी प्रोग्राम्स में भी उन्होंने अपनी जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ खूब बातें की। मगर आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ होने वाली उनकी मुलाकात ने उनका लबो लहजा बदल दिया है। आइए सुनिए कि आज उन्होंने क्या कहा। मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी जमात है, एक ऐसा सोच के साथ हमने इस पर वर्क किया कि वाकई हमारी जमहूरी पार्टी है और इसके अंदर हमारे दोस्तों की जो बात है वो सुनी जाएगी। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो अचीवमेंट वो ये थी कि आज हमारा सीएम पंजाब ने एक डीएस लगा दिया है। वो डीएस हमारे जितने भी पंजाब ज़िला के लोग हैं जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप के, उनके तमाम मसाइल को हल करवाएगा। कल भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, आज भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और कल भी इंशाल्लाह होगा। हम बिल्कुल पुरुमीद हैं। जो हमने इंक्वायरी के लिए कहा, अगर उस रिपोर्ट वो हमारे खिलाफ आएगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अदालत का फैसला जो भी आएगा हमें वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम यही चाहते थे कि इंक्वायरी फेयर हो, बस। नाज़रीन, अब मैं चाहता हूं कि आपको गुज़श्ता चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में इनका लबो लहजा और अपनी पार्टी और लीडर इमरान खान के खिलाफ क्या बयानिया था वो दिखा दूं। नाज़रीन, आखिर 2 दिनों में होने वाली इन मुलाकातों में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ही बदल गया और लोग जो बजट तक का बॉयकॉट करने और असेंबलियों से बाहर जाने की बातें कर रहे थे, आज वो अपने खिलाफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ आने वाली रिपोर्ट को भी तस्लीम करने को तैयार हैं। क्या ये किसी दबाव का नतीजा है या किसी ने इनको कोई यकीन दहानी कराई है या फिर क्या कोई एनआरओ दिया जा रहा है? आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन भी परेशानी का शिकार है। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल साहब अपने तई अपोजिशन को यकजा करने और हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मामला बनता नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इंतहाई इकदाम का इरादा नहीं रखती। JUIF और नून लीग के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद से अलग करने के हामी हैं। क्या शहबाज शरीफ हकीकी अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने में कामयाब हो पाएंगे? आगे चलकर इस पर भी हम बात करेंगे। गेस्ट का तारुफ आपसे करवा देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे, मुस्लिम लीग नून से खेलदास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और नवाब तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि नज़ीर चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। MP हैं आप और जहांगीर तरीन ग्रुप से आपका ताल्लुक है और आपने अभी मीडिया टॉक्स में भी देखा कि नज़ीर चौहान साहब बड़े एक्टिव नजर आए और जिस तरह उनका लबो लहजा 2 दिन पहले था आज बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो नज़ीर चौहान साहब, आपसे मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले सवाल यही है कि आखिर इन 2 दिनों में CM साहब से मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन सी यकीन दहानी आपको करवाई गई है कि आपका लबो लहजा भी बिल्कुल मुख्तलिफ है और अब आपको PTI पर उतना ही एतमाद है जितना जहांगीर तरीन साहब पर है, या फिर कोई दबाव है आप पर? सुखेरा साहब, सबसे पहले तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम पे कोई दबाव वगैरह तो कोई ऐसा नहीं है और यही वजह कि ये हमने खुल के बात की, जिसको भी आपने मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया। पहली बात तो ये है कि जो हमारे दिल में था, जो बात उस वक़्त दिल में आई, हमने बरमला आपके सामने रखी। आप इसको जैसे तरोड़ मरोड़ के या जो भी आप इसको पेश करना चाहें, जो आप अल्फाज को हकीकत देना चाहें, तो आपकी ज़ाती मर्जी है। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ ये था कि मुल्क के अंदर जिस तब्दीली के लिए हमने जिद्दोजहद की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हकीकी तब्दीली में बदले। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी अपनी पार्टी है और इस पार्टी के अंदर गिले शिकवे होते रहते हैं और अगर वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने हमें बुलाया, फ़ौरन के फ़ौरन पहुंचे, मुझे बताएं क्या आपके इशूज़ हैं, उन मसलों को फ़ौरन हम एड्रेस करते हैं, हल करते हैं। और वहाँ जब हम पहुँचे तो उन्होंने अपनी जो साहब का कुछ कमियाँ कोताहियाँ थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रवायत है, कोई बुरी बात इसमें नहीं है। और रही बात जहाँ तक कि प्रेशर है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो कोई भी बंदा आज के दौर में किसी प्रेशर में आने वाला नहीं है। और
अल्लाह ताला माफ करे, कोई ऐसी चीज ना है, ना होगी, ना होनी चाहिए। सही। तो लिहाजा एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये खूबसूरती है कि अगर एक वज़ीर आला पंजाब को सब को बुला के मुलाकात भी की, आधे घंटे का टाइम जो है वो 3 घंटे में चला गया, सबकी बातें सुनी और ये बताया उन्होंने कि हाँ बेशक इस यहाँ पे भी मुझसे मिसिंग हुई, यहाँ पे भी गलती हुई। जब इंसान एक अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद पीछे चीजें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही। ये वजह ये सबसे बड़ी। अगर मैं आपके प्रोग्राम में किसी के साथ बात कर रहा हूँ और अगर एक आगे से दोस्त कह रहा है यार सॉरी ये मुझसे मुंह से निकल गया है, तो मकसद कहने का वो बात को खत्म कर दिया जाता है, ये नहीं उस बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। बिल्कुल सही, ये तो बहुत अच्छी बात है नज़ीर चौहान साहब। अगर वो मामलात जो सुलझ नहीं रहे थे और जिस तरह आपने बताया कि सीएम साहब से मुलाकात के बाद वो मामलात सुलझ गए हैं, आपके तमाम मुतालबात भी मान लिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग खास तौर पर जिस तरह अपने अपने हलकों की बात करते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे या और कोई मसाइल हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो मसाइल भी हल हो गए। लेकिन सवाल मेरा सर ये है कि आपकी इससे पहले भी मुलाकात हुई सीएम साहब से, तो क्या उस मुलाकात में आपके ये मुतालबात नहीं माने गए? और दूसरा ये कि आप तो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े थे ना कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और फिर अचानक से अब आपके मुतालबात मान लिए गए हैं, तो आपके लिए सब ठीक हो गया, जमहूरी पार्टी भी बन गई जो कल तक आपके लिए आमरीयत की पार्टी थी। हाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई मेरा जाती मुतालबा कोई नहीं था और जहांगीर खान तरीन की जात का भी जाती मुतालबा कोई नहीं है। हमने जो बात करनी है अपनी पार्टी और आने वाले वक्त के लिए करनी है। अगर एक जिद्दोजहद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की है और आगे भी उनकी जिद्दोजहद में जहाँ पे कोई कमी इस वक्त हो रही थी उसके लिए अगर हमने आवाज उठाई है, तो जो लोग इसका नेगेटिव पॉइंट देखेंगे वो पॉजिटिव भी जरूर सोचते होंगे। जिन्होंने अकल दी है, जिनके दिमाग में अकल है, वो जरूर सोचते होंगे कि यार ये क्या, किन दोनों बातों में गौर से देखो, इसमें सच्चाई कितनी है और इसमें गुस्सा कितना है, उसमें झूठ कितना है। जो समझदार लोग होंगे वो कहेंगे नहीं यार इसमें ये चीजें हैं जो मैं वाकई ठीक करने वाली थी, इसके मुंह से निकल गई हैं, गुस्से में चाहे निकल गई है, लेकिन ये चीजें हमने ठीक करनी है। अगर किसी गुस्से से निकल गई बात तो उसमें देखो अच्छाई है कि बुराई है। अच्छा, दूसरी बात ये, हम अपनी इस बात पे फिर रिपीट में कर रहा हूँ, हमारी कुछ जाती कोई एजेंडा नहीं है भाई। पार्टी के अंदर अल्लाह के फजलो करम से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके आज ही मेरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, कल भी मेरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा, और जब तक मैं इस पार्टी में हूँ और खान साहब अगर मुझे इस पार्टी से कहेंगे नज़ीर तुम छोड़ भी दो, तब भी मेरा लीडर इमरान खान ही होगा। क्योंकि इस मुल्क को अगर कोई होप है तो सिर्फ इमरान खान से है, इमरान खान की जात से है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ खुल के, ये मुझे इमरान खान ने ही सिखाया है भाई, इमरान खान ने मेरी तरबियत की हुई है। तो यही मैं इमरान खान के बारे में बोलूं, मैं उनके बारे में बात करूं, उनके बारे में चीज करूं, जिस तरह मर्जी करूं, मेरा लीडर है, किसी को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए चीज में। अगर मैं अपने लीडर को बात करता हूं, ये बात वो मेरी सुनता है, हम तो अपने लीडर से बात करते हो अंदर से कुंडी लगा लिया करते थे 12 साल पहले कि खान साहब पहले मेरी बात सुने। हम इतने चहेते लीडर है भाईजान उनके, हम इतने चहेते कारकुन है उनके, तो खान साहब को अंदर बिठाना और अंदर से कुंडी लगा ली अंदर कोई ना आए, तो भाईजान हम तो ऐसे कारकुन है, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई लीडर है नहीं है। तो मुझे ये पता है कि मेरे लीडर ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस मुल्क को बदलना है। रही बात जहां तक कि आपने कहा एकदम क्या प्रेशर पुश हम पे कोई नहीं आता, ये जरूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस चीज से हमें तकलीफ थी वो थी पंजाब के अंदर अच्छी गुड गवर्नेंस की। हमें तकलीफ थी कि सर हमारे 3 साल गुजर गए, खुदा का वास्ता है हम करके आ रहे हैं, हमें जरा देख लें हमने क्या 3 साल में खोया, क्या पाया। तो उस चीज के लिए जो मुझसे से निकला मैं बोल गया। अब मकसद ये कहने का है कि उस बोलने के साथ अगर हम ये देखेंगे यार ये चीजें नज़ीर चौहान ने बोली थी, इसमें इसकी जात का क्या इशू था, ये किसी को जलील करना चाह रहा था क्या, ये किसी को अल्लाह माफ करे हिट करना चाह रहा था, ये खुद वज़ीर आला बनना चाह रहा था, ये खुद मिनिस्टर बनना चाह रहा था? नहीं भाई नहीं, मेरा कोई तल्लक नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है नज़ीर साहब, बहुत अच्छी बात है, आपके मुतालबात माने गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन से मुतालबात थे जो आपके अभी लास्ट मीटिंग तक नहीं माने जा रहे थे और अब वो मुतालबात मान लिए गए हैं, वो आप बता सकते हैं? बड़ी, ये आपने बात बहुत अच्छी की है, ये बात है जो आपको करनी चाहिए थी जी। देखें, बेसिकली पिछले 3 साल के अंदर एक वज़ीर-ए-आज़म हमारा पाकिस्तान उठता है, वो भी कह रहे हैं इस्लामाबाद से कि याद रखो मैंने महंगाई को खुद कंट्रोल करना है, मैंने खुद देखना है। अब खाली इमरान खान साहब ने जब वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम मिल गया है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला पंजाब की, फिर उसके बाद जितने मिनिस्टर्स हैं, फिर उसके बाद जितने MPs हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कल क्या बयान दिया टीवी पे, उसके बाद फौरन सब पूरी ब्यूरोक्रेसी हरकत में आ जाए और ये साबित करे
कि उनके मुंह से निकला एक लफ्ज भी हमने मेक श्योर करना है ये कल ऐसा ना हो। भाईजान कमजोरी क्यों हो रही है? कैसे कमजोरी हो? मैं देखता हूँ कैसे कमजोरी हो। अगर वजीर आज़म ने एक लफ्ज बोला है और वजीर आज़म से निकली बात पे अमल नहीं हो तो ये कैसे, कौन जिम्मेदार है? देखें मैं आपकी अब आप कैसे आपने कहा जी वो कौन से मुतालबा थे, वो मुतालबा सुनने क्या थे। पहला मुतालबा ये था हमारा अपने जितने एमपीएस हैं उन तमाम एमपीएस को इज्जत कराएं। जो लोग हमारे जीत के आए हैं ना अपना आजाद भी, उनको सर इज्जत दें। उसमें 2 एमपी हमारे ऐसे थे जिनको हमने मिनिस्टर बनाया था, उनको बताए बगैर ही हमने उनको निकाल भी दिया। सीएम ने कहा हाँ यार इसमें मेरी गलती थी, मुझे उनको बताना चाहिए था कि यार आप वो भी इंसान है और माशाल्लाह एक अच्छी फैमिलियों से हैं, कम अज कम उनको बताता भी तुम्हें इस चीज से फारिग कर रहे हैं, कल उन्होंने अपने हल्कों में जाना है और आजाद जीत के बेचारे आए हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ ये मुझसे गलती है, मैं इसका इकरार करता हूँ। बात खत्म हो गई। जब उन्होंने अपना करार किया कि एक बंदों की इज्जत, फिर आगे आ गई हल्कों की डेवलपमेंट की बारी, फिर आगे आ गई हमारी जो हमने आगे अवाम का बजट की बारी, उसमें डिस्कस हुई कि बजट सस्ता किस तरह लेके आना है। जो खान साहब ने कहा महंगाई कंट्रोल करनी, उसको कैसे, उन्होंने तमाम चीजें हमारी मानी कि इस दफा इस बजट में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल के साथ देखेंगे कि बहुत अच्छा बजट अवाम हम देंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले 2 सालों में हम इतनी मेहनत सब करेंगे मिलके, हम सब, मैं भी करूंगा, सीएम भी करेगा, बाकी टीम हमारी करेगी, नीचे ब्यूरोक्रेसी करेगी कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि 2 सालों में कि हम साबित कर सकेंगे हमने जो पीछे कमियां छोड़ी थी इस साल पूरी कर ली। ये हमारा मौक़िफ़ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अगर ऐसे माना गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सोच है तरक्की, जिस तरह तरक्की की जा सकती है तरक्की होनी चाहिए। सही, दैट्स ग्रेट नज़ीर साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं सदाकत अली बाश साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर 3 साल गुजरने के बाद आपके अपने पार्टी के एमएनए एमपीएस गिले शिकवे करते नजर आ रहे हैं। नज़ीर चौहान साहब की बातें आपने सुनी, उनको इज्जत, हल्के के काम, बजट, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आखिरकार सड़कों पर आना पड़ा, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ा, मीडिया पर आना पड़ा, अपने गिले शिकवे बताने पड़े, सीएम से मुलाकात करनी पड़ी। तो सर आप जो है वो पार्टी गुड गवर्नेंस की जो बात करती है, आपकी किधर है गुड गवर्नेंस? अगर आपके अपने एमएनए एमपीएस ही शिकवे शिकायतों के साथ इतने आ रहे हैं सामने, तो फिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये गिले शिकवे इनके पहले क्यों दूर नहीं किए गए? सुखेरा साहब बहुत शुक्रिया। जितनी आपने बातें की कि गिले शिकवे, उसके बाद एहतजाज, उसके बाद सड़कों पे, उसके बाद ग्रुपिंग, उसके बाद वज़ीर आला से मुलाकात, मसले का हल हो जाना, उनका सेटिस्फाई हो जाना, ये सारा जमहूरी अमल का हिस्सा है। जहाँ तक कोई एक वज़ीर आला होता है वो ज़ाहिर है उसके पास बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, बहुत सारे लोगों की डिमांड्स होती हैं और हर हल्के के अपने अपने मामलात होते हैं। जो कुछ भी अभी तक हुआ ये सारा जमहूरी प्रोसेस है और अगर ये सारे मुतमईन हो गए तो मेरा ख्याल है मसला तो ख़त्म हो गया। इसके दौरान हाँ इन्होंने इग्नोर फील किया, हो सकता है कुछ ज़्यादतियाँ इनके साथ हुई हों, कुछ इनको ज़्यादा लगी हों, लेकिन एज लॉन्ग एज इनका लीडर इमरान खान है, एज लॉन्ग एज इनकी पार्टी पीटीआई है, एज लॉन्ग एज ये पार्टी के अंदर रह के एहतजाज या इख्तलाफ कर रहे हैं, ये तो सारा जमहूरी है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक चीज़ थोड़ी सी गलत हुई है जो मैं चौहान साहब को भी, मेरे दोस्त हैं, इनको बताऊंगा कि जब भी इख्तलाफ हो तो कुछ ऐसी बातें नहीं कर लेनी चाहिए जिनके बाद में आपको थोड़ी सी मतलब कहीं अपने दोस्तों में बैठ के थोड़ी सी तकलीफ हो। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि इनका जो गिला शिकवा है वो हाल जब हो गया तो मामला खत्म हो गया। अब मैं नया एक चैप्टर खोल लूं, इन्होंने तब क्यों कहा था और ये नहीं सर आप चैप्टर ना खोलें सदाकत अली भाई साहब, नया चैप्टर ना खोलें। सर सवाल ये है सदाकत साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये एक जमहूरी प्रोसेस है, गिले शिकवे होते हैं फिर उनको दूर किया जाता है, ठीक है बात खत्म होगी, लेकिन फिर इस चीज को तो माने ना कि आप इस सारी चीज में स्लो हैं। आप जो है वो आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं या नए पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपके अपने लोग गिले शिकवे कर रहे हैं, वो दूर किए जा रहे हैं, लेकिन स्लो हो रहा है ना सब कुछ, ये तो मानेंगे आप? जमील हमने कब कहा है कि हम कोई बहुत ही किसी कोई बुलेट ट्रेन की स्पीड से जा रहे हैं? हमारे यहाँ कमियां हैं, मामलात हैं, मुल्क में मुआशी मसाइल हैं, मुल्क कोरोना से गुजर रहा है, टैक्स कलेक्शन कमी है, कारोबार बंद हैं और उसके लिए डेवलपमेंट जाहिर है उसमें रुकावट आई है, ग्रोथ भी उसमें थोड़ी सी रुकी है। ये सारे मामलात हैं जो लोग समझते हैं, उनको समझ है। बाकी हल्कों में, बाज़ हल्कों में ज़्यादा फंड चले जाते हैं, बाज़ में कम जाते हैं और अगर हल्कों के लोग शोर शराबा करते हैं तो उनका हक होता है। और बाद में असल बात क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी में कि क्या लोग दायरे के अंदर है या दायरे के बाहर है। एज लॉन्ग एज दे ऑल आर विद इन आवर लाइन्स, मेरा ख्याल है कि एवरीथिंग इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड वी मूव फॉरवर्ड।
और जो हमारी बातें हो गई हैं अल्लाह करे कि ये इनकी पूरी हो जाएं और कल ये खुश खुरम हमारे साथ भी रहें और पार्टी के साथ भी रहें और वोट भी दें। और वो जो हमारे कोनों में छुप के हमारे जो करप्ट पार्टियां हैं वो उन्होंने इनसे उम्मीदें लगाई हुई थी, तो पीडीएम की तरह इनको इससे भी मायूसी होगी। बिकॉज पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि इस वक्त पॉलिटिकल होराइजन में अगर कोई लीडरशिप है तो वो इमरान खान है, बाकी उस काट का कोई लीडर ही नहीं है। पाकिस्तान के पास शायद कोई सियासी ऑप्शन ही नहीं है। सही सही। नवाब तैमूर तालपुर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। मैं थोड़ा लेट आ रहा हूं, आपकी तरफ भी खेलदार साहब की इजाजत से मैं आपकी तरफ आऊंगा। अब आपने नज़ीर चौहान साहब, सदाकत अली बाज साहब की बातें सुनी, अगर यही सिचुएशन आपकी पार्टी को होती तो आपका लाहे अमल क्या होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किसी पार्टी की अपने डायनामिक्स होते हैं मेरे ख्याल से। आपने नहीं सुना होगा कभी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग इस तरह से अलग हो जाएं और नाराजगी का इस तरह से इजहार करें, लीडरशिप पे इस तरह से भरम हो। शायद हमारी लीडरशिप मैं समझता हूँ ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा सुलझी हुई है और ऑफकोर्स पुरानी पार्टी है। ये तो अब जुमा कुछ दिन हुए सियासत में आए और पॉलिटिशियन क्रिकेटर टू पॉलिटिशियन कन्वर्ट हो गए, तो शायद इनके मेरे ख्याल से कुछ स्किल्स लैकिंग ज़रूर होगी। और कभी कभी तो मुझे बड़ा आज परेशानी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि यूँ तो नहीं है कि एक बड़ी गलत बात की थी फैसल वाडा साहब ने, कहीं वो सच तो नहीं होगी कि वाकई एक SHO की मार तो नहीं थे। बहरहाल मैं तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैं समझता था कि शायद इनका जो होराइजन है ज़रा ब्रॉडर होगा इन चीज़ों का, तरीन साहब का और उनकी टीम का। मैं सोचता था कि जो $33 बिलियन का लोन्स अभी तक ले चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट से, उसके बारे में भी कुछ ये बात करेंगे। जो 18 ट्रिलियन का हमारा जो एक्सटर्नल डेथ है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जो 44 ट्रिलियन का खसारा हमारे मुल्क पर है उसकी भी बात करेंगे। जो आज हर एक बच्चा नए पाकिस्तान में पैदा हो रहा है उस पर $2.25 लाख कर्जा है। तो बहुत सी चीज़ें थी मेरे ख्याल से जो अगर इनको ज़्यादा सोच समझ होती और अपनी आवाम का ख्याल होता, इस महंगाई का बम जो इमरान खान न्याजी ने इस पाकिस्तान के लोगों पर जो फाड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने के लिए मुयसर नहीं है पैसे। यहाँ पर वो हालत है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसको पहले शिफ्ट में 250% बढ़ा दिया गया और फिर 200% बढ़ा दिया गया। तो कौन से मुल्क में ऐसे होता है कि आप लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसी चीज़ों पर, खुराक पर, शायद मेरे ख्याल से इनके माफियाज बहुत सरगर्मी से काम कर रहे हैं कि खान साहब उनको कंट्रोल नहीं कर सक रहा, या फिर शायद अब आवाम को शक होता है कि खान साहब भी शायद उन्हीं माफियाज के साथ मिले हुए हैं। सही सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया तैमूर साहब। मैं खेलदार साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। अब अभी जिस तरह बातें हो रही थी खेलदार साहब के, जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो बजट का बायकॉट कर देगा या फिर वो असेंबलियों से वॉकआउट कर देगा। नो डाउट ये एक जमहूरी प्रोसेस है, गिले शिकवों को दूर किया जाता है, लेकिन वॉकआउट कर जाना, बजट का बॉयकॉट कर देना, इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत होती है या फिर सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग होती है? ये सुखेरा साहब देखें, बात ये कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है ये मामला PTI और उनके दरमियान और उनका अंदरूनी पार्टी का मामला है। एक चीज़ हो गई आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, एक PTI इमरान खान है, दूसरी PTI उसी के साथ जहांगीर तरीन है। तो ये उनका अपना ज़ाती पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमें इससे स्वीकार नहीं है। बात यह है कि मैं आपको बताऊँ, इनकी अक्सरियत PTI के वज़ीर आज़म पे उस दिन खो चुकी थी जिस दिन हमारे PDM के कैंडिडेट गीलानी साहब ने इलेक्शन जीता था कौमी असेंबली में सेनेट का। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जब भी बजट जो बजट पहले हुए हैं उसमें ये ज़बरदस्ती MNS को लाया जाता है। उसकी वजह जो सबसे बड़ी है, जो हम कहते हैं, जो हमारा बयानिया है कि ये एक नायल मुसलत टोला है जो इस मुल्क पे मुसलत किया गया है। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे मैटर करती है, इनकी जो बेड गवर्नेंस है। तो या जो MNAs MPAs है जो उनके खुद डाई-हार्ड वर्कर है, वो भी जब हलकों में जाते हैं उनको जो फीडबैक मिलता है 22 करोड़ अवाम का, तो वो आ रहा है अब सामने। वो उनको पता है कल हमें इलेक्शन जीतना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका दारो मदार अपना वोट है, वोट बैंक है, वो अपनी सीटें दोबारा कहीं और जगह पे चले जाएंगे। तो ये असल में इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से लोग इनके एक एक करके इनसे नाला है, खफा है, और उनको पता है कि इस जो ये पार्टी, तो मैं तो नहीं PTI को पार्टी समझता, ये क्लब था। और ये इनकी अगर फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होगी तो 25 से 30 के दरमियान इनकी
सीटें आए वो भी बड़ी बात है, मगर अब तो वो भी नहीं होगी। मगर ये थी इनकी पूरे क्लब की जो जिसमें सारे पैसे वाले लोग आए थे और बाहर से पैसा आया था जो मनी लॉन्ड्रिंग करके, जिसका केस भी इलेक्शन कमीशन। खेलदा साहब पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। खेलदा साहब पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ऑपोजिशन की जानिब से दो सवाल उठाए गए हैं। एक तो ये कि असल मामला जो अवाम को रिलीफ देने का मामला है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और असल मामला पीछे रह जाता है और अंदरूनी कहानियां और अंदरूनी जो इख्तिलाफात है वो सामने आती है। और दूसरा ये कि ये हुकूमत नाअहल है, नालायक है, इनसे कुछ हो ही नहीं रहा। ये सवाल लेके हम नज़ीर चौहान साहब और सदाकत अली बाई साहब के पास जाएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सदाकत अली बाई साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। ऑपोजिशन की बातें आपने सुनी, उनका ये कहना है कि असल मामला जो कि अवाम को रिलीफ देने का मामला है, महंगाई को कंट्रोल करने का मामला है, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। असल मामले को गवर्नमेंट भूल ही गई है। और दूसरा ये कि आप नालायक और नाअहल इतने हैं कि आपसे चीज़ें कंट्रोल ही नहीं हो रही। तो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अभी एक ग्रुप का सामना करना पड़ा आपको, जहांगीर तरीन ग्रुप का, तो क्या मेक श्योर किया गया इस चीज़ को कि तमाम इख्तलाफात को दूर करने के बाद दोबारा से कोई ग्रुपिंग नहीं होगी पीटीआई में? अच्छा जमील, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा, फिर मेरा अगली बारी का टाइम मेरे दोस्तों को दे दीजिएगा ताकि मैं एक ही दफ़ा बात कर लूँ और अनइंटरप्टेड। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। देखें, अगर नालायक और नाअहल, सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान की जो ज़राअत की क्रॉप है वो पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड है। यह तारीखी गंदम, तारीखी मकई, तारीखी गन्ना और तारीखी चावल पैदा हो रहा है जो इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। पिछले 17-18 साल में इस मुल्क में करंट अकाउंट का खसारा था। डॉलर हमारे बाहर जा रहे थे और कम अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन थी। तो इस मुल्क में इस दफ़ा यानी वो 19 अरब के खसारे की बजाय इस दफ़ा ये सरप्लस हो गया और $1 अरब का सरप्लस जा रहा है, जो पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। रिज़र्व जो $7-8 अरब रह गए थे वो इस वक्त डबल हो गए और प्राइवेट और जो सरकारी रिज़र्व है वो मिल के $20 अरब से ऊपर चले गए। और पिछले 4-5 महीनों से करेंसी मजबूत हो रही है और 168 रुपये से आज आके वो 152 रुपये का डॉलर हो गया। आप मुझे पूछते जाएं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पहले से बहुत तेजी से बढ़ रही है। ग्रोथ इस वक्त 4% की तवक्को की जा रही है। कोविड में जब पूरी दुनिया डूब गई है, इंडिया में कोविड की वजह से सारी उनकी मैशत तबाह होगी, जबकि पाकिस्तान वर्ड इतना अच्छा मैनेज किया कि दुनिया तारीफ कर रही है। एहसास प्रोग्राम को दुनिया का चौथा बड़ा और बेहतरीन प्रोग्राम बनाया गया। डैम पहली दफा बन रहे हैं। आप मुझे पूछते जाए, सीमेंट की सेल रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में रेमिटेंसेज रिकॉर्ड आ रही हैं। तो ये कौन से हैं जो लोग मायूसी फैला रहे हैं? सिर्फ मायूसी ये है कि मेरे भाई ने कहा कि ये पार्टी है, ये कोई एक ने कहा क्लब है और दूसरे ने कहा ये नई पार्टी है। मेरे भाई, आपको आदत ही नहीं है इख्तिलाफात की। नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह, शहबाज शरीफ उनके भाई, मरियम उनकी बेटी, हमजा उनकी भतीजी, उनका भतीजा, उसके अलावा बाकी उनके घर के बाकी अफराद, उनके समधी जो है वो खजाना के माहिर। ऐसी पार्टियों में क्या इख्तिलाफ होगा जब सबको पता है कि अब अगला इनका बच्चा, पोता, पड़पोतों को सबने सलाम करना है। सब गुलामों की पार्टियां हैं, फैमिली लिमिटेड कंपनी है। दूसरी तरफ भुट्टो साहब, उनकी बेटी चले, वो भुट्टो साहब शहीद कर दिए गए, मोहतरमा आई, मोहतरमा के खामन आगे पार्टी के सरबराह, उनकी बहन, 2 बहनें हैं, वो पार्टी के सरबराह हैं, उनके बच्चे हैं जो 27-28 साल के जवान हैं, उनके इर्द गिर्द बाकी लोग सारे 30-30 साल, 40 साल के तजर्बेकार खड़े होते हैं। ये कोई थोड़ी पार्टियां हैं, ये खानदानी लिमिटेड कंपनियां हैं, मौरूसियत इनमें बरी है। कोई अच्छा से अच्छा, काबिल से काबिल आदमी इन पार्टियों का सरबराह नहीं बन सकता। तो ये तो एक समझे फैमिली क्लब है। इनको क्या पता इख्तिलाफात क्या होते हैं, इनको क्या पता जमहूरी प्रोसेस क्या होता है। तो बहरहाल ये जाने, इनका काम जाने। ये जो मायूसियां फैला रहे हैं उसकी वजह यह है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, एक के तो भाग ही गए, नवाज साहब भाग गए, शहबाज साहब भागना चाह रहे हैं, मरियम भी बीमारी का बहाना कर रही हैं, हसन हुसैन भागे हुए, इसहाक डार मुल्क की मैशत दबा करके भागे हुए। तो किससे हमारा मुकाबला है? पाकिस्तान में तो कोई लीडरशिप है ही नहीं। जरदारी साहब है, दर्जनों उन पे करप्शन के केसेस नवाज शरीफ साहब ने बनाए, शहबाज साहब है। तो पाकिस्तान में कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये जो कहना नालायक और निकम्मा, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, कौम के सामने फैक्ट्स रखे हैं। ठीक हो गया, आप मेरे एक फैक्ट भी गलत साबित करें तो मैं मानूंगा। चले मान लेते हैं, आपके सारे फैक्ट्स को हम दुरुस्त मान लेते हैं। सदाकत अली भाई साहब को पूरा टाइम दिया आपने, माशाल्लाह दूध और शहद की नहरें भी गिनवा दी हैं। पाकिस्तान में करंट अकाउंट खसारा, करेंसी मजबूत हो रही है, ग्रोथ बेहतरीन चल रही है। अगर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? एक महंगाई तो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। देखिए, महंगाई का आप समझ लें
कि जब एक करेंसी डिवैल्यूएशन होती है, जब 20-20 अरब डॉलर के खसारे होते हैं, तो करेंसी डिवैल्यू हुई। शुरू में हमारी हुकूमत आई तो हमें IMF पास जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? खजाना खाली था। करेंसी डिवैल्यूएशन इसलिए हुई कि इन्होंने आर्टिफिशियल रोकी हुई थी। जब करेंसी डिवैल्यूएशन हुई उसकी वजह से महंगाई आई और इस हुकूमत ने उसको समझा। हम मानते हैं महंगाई है, लेकिन महंगाई के अलावा बाकी सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ग्रोथ भी होगी और महंगाई भी कंट्रोल होगी। महंगाई को हम मानते हैं, नहीं मानते हैं महंगाई है, आप भी माने कि ना कोई मेगा स्कैम है, जरा सा कोई करप्शन करता है तो वजीर आजम साहब खड़े हो जाते हैं। इससे पहले तो वजीर आजम खुद अरबों रुपए की करप्शन में थे, उनके पूरी दुनिया में एहसास थे। तो ये ना को इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर मुझे बता दें, कोई कंपैरिजन बता दें। बाकी देख लें, दर्जनों केसेस हैं और हमने नहीं बनाए हुए, एक दूसरे ने खुद पे बनाए हुए। तो क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? ठीक हो गया सदाक साहब, ठीक हो गया। तैमूर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपने बड़े फिगर्स गिनवाए और उसका जवाब सदाकत साहब ने भी बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जवाब दिया कि आप लोगों में मायूसी फैला रहे हैं। असल हकीकत तो ये है। देखिए जी, मेरे ख्याल से तो जो लोग इस शो को देख रहे होंगे वो तो हंस रहे होंगे या फिर रो रहे होंगे, पर आई एम श्योर खुश नहीं होंगे। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आवाम तो भूखी रोडों पर मर रही है, उनके बारे में तो सोचो। किस किस्म के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की क्या बात करें? मुझे नहीं समझ में आती आपकी बात। आप जो बात कर रहे हैं, आप तो आए थे जनाब करप्शन खत्म करने के लिए, तो आपने तो उसको 117 से लेकर 124 नंबर पे पहुंचवा दिया। मेरे ख्याल से अगला साल आ रहा है, शायद 130 को आप डेफिनेटली क्रॉस कर लेंगे। आपने कहा था कि आप कभी एमनेस्टी नहीं देंगे, तो अवाम तो आपको देख रही है ना। तो आपने एमनेस्टी दी भी अपनी बहन को दी और उन्होंने कहा कि मैंने करोड़ों अरबों रुपए जो है कमा लिए हैं सिलाई का काम करके। तो क्या ये आपके ख्याल से चीजें अवाम नहीं देख रही है? आपके जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के जो कुत्ते हैं वो हेलीकॉप्टर में उनको एक दो चक्कर ला के ले जाया जाता है। गवर्नर साहब के कुत्ते जो है प्रोटोकॉल के साथ कराची में घूमते हैं, मोबाइलें उनके पीछे चल रही होती हैं। तो आपके क्या ख्याल से क्या अवाम देख के ये चीजें खुश है? उनको 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं है, उनको मेडिसिन मुयसर नहीं है, वो आपने कहां पहुंचा दिए? बिल गैसेस की और बिजली के वो अफोर्ड लोग नहीं कर सकते और आप कह रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? देखें, आपने कहा था ना कि आप जो करप्शन करेगा उसको हटा देंगे। तो खान साहब ने खुद कहा कि मैंने फिरदौस साहिबा को हटा दिया है क्योंकि वो करप्शन कर रही थी। तो क्या उनको वापस लेने का मकसद क्या था पंजाब की काबीना में? क्या अब खान साहब भी उनसे कट लेना शुरू हो गए? तो बड़े संगीन इल्जामात हैं जो अवाम लगा रही है आपके ऊपर। आपको उनको फेस करना होगा अवाम को। और आप जो बातें करें डॉलर को आप नीचे लगाएं, आप ये तो बताएं कि डॉलर कहां पर था जब आपने हुकूमत ली थी? आपने कहां से डॉलर को कहां पहुंचाया? आपने कोई उसको थोड़ा नीचे लाके कोई अवाम पे कोई मेहरबानी नहीं की आपने। आपकी अपनी गलतियां थी जो आपको सुधारनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है? अवाम और अवाम का रद्द अमल। आपने देख लिया 12 इलेक्शंस हारी है पीटीआई की हुकूमत। 12 बाई इलेक्शन वफाक में होने के बावजूद एक हिस्ट्री बनी है। पहले कभी पाकिस्तान में कोई भी वफाकी हुकूमत की जमात इस तरह से नहीं हारी। ये है वो रद्द अमल जो अवाम ने आपको दे दिया है। और आपका फ्यूचर क्या है वो भी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल आपके साथ क्या होना है जब आपके लोग इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे। सही। खेलदास साहब, बेहतरीन इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब ने जिस तरह चीज़ें गिनवाई भी हैं, करंट का खसारा कम हो चुका है, करेंसी मजबूत हो रही है, आपकी डॉलर रेट नीचे आ चुका है, उसके बाद ग्रोथ आपकी बेहतरीन हो रही है, पैदावार आपकी रिकॉर्ड हुई है। इसके बावजूद आप लोगों में मायूसी फैला रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखें सुखेरा साहब, मुझे टाइम देना, मुझे ये बताएं अगर इकानमी बेहतर होती तो ये रोज़ा हर आए 3 महीने 6 महीने के बाद वज़ीर ख़जाना बदलते हैं। आप बताएं कितने वज़ीर ख़जाना इन्होंने बदले हैं? और अभी भी इन्होंने कहा कि शौकत तरीन को इमरान खान ने कहा कि हम इसलिए लाएं कि यही बचा सके। मैं समझता हूं अब इनके पास इसाक डार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पूरे पाकिस्तान से इन्होंने जो कुछ करना था ये वज़ारत ख़जाना इनसे नहीं संभल पा रही, क्योंकि इन्होंने 3 साल में इतनी इकानमी की तबाही कर दी है, मईशत की तबाही कर दी है। और मेरे भाई जो सदाकत अब्बासी, मुझे बड़ी इज़्ज़त एहतराम है इनके लिए, ज़ाहिर ये मजबूर है। इनको 50 जो तर्जमान है प्राइम मिनिस्टर जो कहता है कि इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझना जान करे। तो मुझे ये बताए कि ये पाकिस्तान के ये एदाद व शुमार बता रहे थे या किसी और मुल्क के एदाद व शुमार बता रहे थे?
भाई आप काटन लोग लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज आप कहते हैं गन्ना चीनी पाकिस्तान की आवाम को चाय पीने के लिए गरीब आदमी खरीदने की कुव्वत नहीं बची है। खाद की कीमत जो ज़राअत पे आप बात कर रहे हैं, जो DAP नवाज शरीफ के दौर में या यूरिया जो नवाज शरीफ साहब के दौर में मिलता था उससे 3 गुना ज़्यादा वो महंगे हो गए। तो आप जो एहसास प्रोग्राम कह रहे हैं ये भी इसहाक डार साहब ने शुरू किया था, पर पीपल्स पार्टी ने बिस्प के नाम से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने उसका नया नाम दिया है। आज भी कल भी वजीर आजम साहब यहाँ पे जो मनसूबे की तख्ती लगा के गए हैं जो बिजली घर की, वो भी नवाज शरीफ का मनसूबा है। इनको तो शर्म भी नहीं आती कि 3 साल के बाद भी नवाज शरीफ के जो प्रोजेक्ट हैं उनके इफ्तिताह कर रहे हैं और किस ढटाई से कर रहे हैं, ये भी नहीं कहते कि शुक्रिया नवाज शरीफ। तो मुझे ये बताए, इन्होंने 1 ईंट तरक्की की पाकिस्तान में रखी है इन 3 सालों में, तो ये किस तरह कहते हैं कि ये बड़ी जो पाकिस्तान का इमेज ये बता रहे हैं। सदाकत भाई इतना मतलब झूठ बोलते हैं या इतना जो बात मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इमरान खान साहब के हिदायत पे ये भी कुछ करेगा पाकिस्तान के अवाम के साथ, और ये झूठ बोलेगा कि ये है पाकिस्तान की मईशत। भाई मईशत तबाह कर दी आपने महंगाई का जो तूफान पाकिस्तान में खड़ा किया है। आज आम आदमी को जीने के लिए परेशानी है। सही, आप किस तरह कहते हैं कि मईशत ठीक हुई है? ठीक हो गया, लेकिन आप अपोजिशन को एक बात तो माननी चाहिए ना कि करप्शन के खिलाफ जो इमरान खान साहब कहते थे वो करके दिखा रहे हैं। एक मिनट, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ खेलदार साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से ब्रेक के बाद खेलदार साहब ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ, मैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सदाकत अली भाई साहब, अवाम का भी अपोजिशन का भी आपसे एक ही सवाल है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जिस तरह आप बताते हैं, उसके अलावा ख़ास तौर पर करप्शन के खिलाफ जितना इस हुकूमत ने काम किया है, बड़ा जो है वो बड़ा अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, पहले तो जमील, दोनों मेरे भाइयों ने, मैं इनका एहतराम करता हूँ, अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्होंने मेरे फैक्ट्स को चैलेंज किया, फिगर्स को चैलेंज किया। सबसे पहले मैंने कहा कि गंदम की फसल जो है वो तकरीबन 29 मिलियन टन की इजाफा हो रही है। आप चेक कर ले, कभी भी 26 मिलियन टन नहीं हुई। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप सारे गूगल करें और आपको 10 अखबारों की हेडलाइन नज़र आ जाएगी, अंग्रेज़ी और उर्दू की, जहां इनको पता चल जाएगा कि गंदम की, मकई की, गन्ना की फसल जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। दूसरा, मैंने कहा कि किसानों को पहले से हमेशा से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इजाफा हुआ है। उसका भी आप चेक कर लें कि गंदम जो गन्ना का रेट मिला है या जो गंदम का रेट मिला है वो पहली दफ़ा सही तरीके से मिला है। और अब हम किसान कार्ड शुरू कर रहे हैं, किसान को डायरेक्ट पैसे उसके हाथ में मिलेंगे, उसके अकाउंट में जाएंगे, ताकि दरमियान में कोई ना कर ले। फिर जो मैंने कहा कि 19.2 अरब डॉलर का खसारा था शाहिद खाकान के आखिरी दौर में, मैं इसको चैलेंज करता हूं आपके टीवी के तमाम नाज़रीन के सामने, और वो खसारा 19 अरब डॉलर का पाकिस्तान का खसारा था। आज इमरान खान की हुकूमत में वो जीरो हो गया, बल्कि सरप्लस हो गया। ये भी मैं चैलेंज करता हूं। मैंने चैलेंज किया कि जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो उसमें बड़ी ग्रोथ है। मैंने ये चैलेंज किया कि सीमेंट की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा है। तो ये बातें एक भी अगर गलत है तो शाम को मैं इंतजार करूंगा इन दोनों भाइयों का कि ये मुझे ट्वीट करें। रही बात ये कि वाकई अवाम तकलीफ में है, महंगाई हुई है। मैंने बताया कि जब डॉलर, इसहाक डॉलर जिनको कहते थे, उन्होंने डॉलर को इतना आर्टिफिशियल रखा और फिगर फजिंग की, उसकी वजह से बिल्कुल जब हमारी हुकूमत आई तो आते ही हमें IMF पास जाना पड़ा। इनकी वजह से जाना पड़ा। इमरान खान ने कुछ नहीं किया था, वो हमने मैनेज किया, उसकी वजह से महंगाई आई। आप बहुत सारी चीज़ें आपकी इंपोर्टेड होती हैं, और चेक कर लें कि जब भी डिवैल्यूएशन होगी आपके मुल्क में इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन अब वो इन्फ्लेशन भी, जो महंगाई भी, उसको हम कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं। उसके साथ साथ पूरे KPK में 100% लोगों को, हर खानदान को 10 लाख रुपए इमरान खान ने दे दिया हेल्थ कार्ड में। अगर उनको कोई बीमारी होगी तो वो प्राइवेट इलाज कराएंगे। इनको अंदाजा नहीं है हम कितना बड़ा इनकलाब ला चुके हैं। अभी पंजाब में कोशिश की जा रही है कि इस साल में 2021 के आखिर तक हर पंजाब के शहरी को 10 लाख रुपए का हेल्थ की इंश्योरेंस मिले, जो प्राइवेट सेक्टर भी उसको एंटरटेन करे। ये इनकलाब है। और जो इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के जरिए, ये कहते हैं कि बेनजीर साहब का प्रोग्राम था, ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम थी, उसमें 8 लाख उनके अपने बंदे थे, पूरी दुनिया में बदनामी थी, और वो पैसे, गरीब लोगों के पैसे, 16 अरब रुपए अमीर लोग खा रहे थे, कोई पीपल्स पार्टी के जाले थे। एक आदमी आप चेक कर दें, ना हक 1 रुपया भी इमरान खान ने गरीब का अगर किसी अमीर को दिया है
तो मैं आपके सामने कौम से माफी मांगूंगा, वरना 8 लाख बंदे को बेनजीर इनकम सपोर्ट में अमीरों को गरीबों की जगह का हक देने पे पीपल्स पार्टी माफी मांगे। बाकी भाई कहने की बात आसान है, 30 साल में कोई पाकिस्तान में डैम नहीं बना, अब डैम भी बन रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हो रहा है। जिस तरह इमरान खान ने, आप तो इमरान खान को लॉबी कहते थे, जिस तरह इमरान खान ने फलस्तीन का इशू आज उठाया है, पूरी दुनिया में मुस्लिम लीडर के तौर पे इमरान खान उभरे। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप इसी मायूसी फैला रहे हैं कि आपके लीडर सारे करप्शन के केसेस में और इमरान खान कामयाब हो गया तो आप लोगों की सारी लीडरशिप जेल में होगी। ठीक हो गया सदाकत साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। खेलदार साहब, सदाकत अली भाई साहब तो वही बात कर रहे हैं कि आप मायूसी फैला रहे हैं ना सिर्फ लोगों में, बल्कि जो पीडीएम का एक गैर फितरी इत्तेहाद हुआ था वो इत्तेहाद भी अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो पीडीएम का क्या फ्यूचर है? मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ साहब से बातचीत भी हुई और इसी महीने के आखिर में एक मीटिंग भी शायद कॉल की जा रही है, तो क्या ये मीटिंग होने जा रही है? पीडीएम का फ्यूचर क्या है सर? देखिए, पहली बात जो सदाकत अब्बासी साहब इसहाक डार साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, इसहाक डार साहब ने 5.8 जीडीपी पाकिस्तान की पहुंचाई थी, इन्होंने माइनस में पहुंचा दी है। और पाकिस्तान की जो स्टार भाई कोरोना की वजह से माइनस में गई है, नंबर पे थी दुनिया में, ठीक है ना। अभी पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से नेगेटिव चली गई और इसहाक डार को वापस भी बुला लें मेरे भाई। मुल्क की खिदमत की है, मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान के पास और ऑप्शन नहीं है कि जब तक इसहाक डार साहब नहीं आएंगे ये मुल्क की मईशत नहीं सुधरेगी। दूसरी बात, जो आप पीडीएम की बात कह रहे हैं, देखिए आज भी शहबाज शरीफ साहब और हम उसके सारे अराकीन जो पीपल्स पार्टी, PMLN, JUF, वो सारे हम गए थे अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद के दफ्तर में, जहाँ पे खुद PTI का जो डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली है वो भी आए थे, मतलब आए थे, PTI की गवर्नमेंट की साइड से भी लोग आए थे। बात यह कि शहबाज शरीफ साहब का आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब से राब्ता है और पीपल्स पार्टी PMLN डे टू डे जो असेंबली में मामलात होते हैं, जाहिर है शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है तो उनका राब्ता रहता है डे टू डे पार्लियामेंट के अंदर जो मामलात होते हैं उनको हम साथ लेके चल रहे हैं। रही बात पीडीएम की, तो वो मौलाना फजल रहमान साहब सरबराह है, शहबाज शरीफ साहब अब उस मामलात को देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो भी पीडीएम की क़यादत है जो फैसला करेगी, जो जहाँ पे डेडलॉक था, जिस बात पे डेडलॉक था, तो वो अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीडीएम की क़यादत में मामला तय होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा मकसद सबका एक है कि इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए, इन नायल टोले से हमें इस मुल्क के अवाम की जान छुड़ाएं। बाकी रही बात जिस बात पे डेडलॉक है, तो मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी उसको देखेगी और पीडीएम से जो लीडरशिप है उनमें मामला तय हो जाएंगे। ठीक हो गया। हम इनको इस तरह ठीक है खेलदार साहब, ठीक है। मैं तैमूर साहब के पास यही सवाल ब्रेक के बाद लेके जाऊंगा। तबाही करे, इस मुल्क की मईशत की तबाही, बिल्कुल इनको हम इस तरह। ठीक है खेलदार साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रेक के बाद यही सवाल मैं तैमूर साहब की तरफ लेकर जाऊंगा कि पीडीएम विश मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब खासतौर पर जो पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है, मुलाकातें हो रही हैं और जो भी नेक्स्ट मीटिंग कॉल की जा रही है उसमें वो ये विश करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो वापस आए पीडीएम में और पीडीएम का हिस्सा बने और अगला लाहेअमल इसका इख्तियार किया जाए। तो तैमूर साहब से ये सवाल किया जाएगा कि डेडलॉक जो खेलदार साहब कह रहे हैं, क्या उस पर कोई बातचीत होगी, क्या ये डेडलॉक खत्म होगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तैमूर तालपुर साहब, अगर पीडीएम की मीटिंग कॉल की जाती है जिस तरह एक्सपेक्टेड है, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि वो फाइनल डेट बताएंगे इसी मंथ के एंड में, तो उसमें अगर पीपल्स पार्टी को इनवाइट किया जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी जाएगी उस मीटिंग में? मेरे ख्याल से जो दूरियां हो गई थी वो वापस ख़त्म होनी चाहिए और पीडीएम का जो इत्तेहाद है, जब तक सब जमातें ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है तो वो इतनी मेरे ख्याल से अफेक्टिव हो नहीं सकती। और कोई ऐसा डेडलॉक भी नहीं है। मौलाना साहब के राब्ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और इन करप्ट और इस टोले को मेरे ख्याल से हटाने के लिए अगर वो फिर से एक साथ होते हैं तो ये मुमकिन भी है और ये हो भी जाएगा, क्योंकि आपके इस मुल्क में जिसने कहा था मैं कोई लोन नहीं उठाऊंगा वो सबसे बड़ा भिखारी निकला और साथ में उसने पूरी आवाम को भी भिखारी बना दिया है। नए असूल मुसाफिर खाने लगाने बजाय इसके कि आप लोगों को कुछ मुस्बत देते, तो आई थिंक कि देयर इज़ अ वेरी मच ऑफ अ चांस कि वापस पीडीएम जुड़ जाए। और मेरे ख्याल से अगर नहीं भी जुड़ते
तो जहाँ तक 1 पॉइंट एजेंडा होगा, 1 पॉइंट पॉलिसी होगी, आई एम श्योर कि इमरान खान के खिलाफ तो हम मुत्तहद रहेंगे ही रहेंगे, पीडीए में हो या ना हो, पर ये हमारी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। सही। सदाकत अली भाई साहब, अगर पीडीएम फिर से मुत्तहिद होती है, अभी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में एएनपी और पीपल्स पार्टी दोनों को बुलाया जाएगा, उनको एटलीस्ट ये पैगाम दिया जाएगा कि आप आए, मीटिंग का हिस्सा बने। अगर मुत्तहिद हो जाती है पीडीएम दोबारा से, तो गवर्नमेंट फेस करने के लिए तैयार है? देखिए, मेरा मशवरा है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं ताकि पाकिस्तानी कौम के लिए फैसला करना आसान हो जाए। एक तरफ सारे करप्ट लोग इकट्ठे हों और एक तरफ उनका जैसे सारे बीमार लोग हों और एक तरफ उनका डॉक्टर हो, तो ये अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। ये मुनासिब नहीं था कि पीपल्स पार्टी नून को चोर के और नून पीपल्स पार्टी को चोर के और दोनों एक दूसरे को वोट चोर के। हमें भी अच्छा लगता है कि कौम देखे कि एक तरफ साफ सुथरे लोग हैं, सारे गंदे लोग एक तरफ हैं। तो मेरा ख्याल है इनका सर्वाइवल भी इस तरह है कि ये सारे मिल के इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं। अकेले अकेले तो ये एक सूबे की पार्टी है। सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध रूरल की पार्टी रहेगी है, मुस्लिम लीग नून सिर्फ जीटी रोड की पार्टी रहेगी है, सिर्फ सेंट्रल पंजाब में रहेगी है, साउथ में भी खत्म है और नॉर्थ में भी खत्म है, और बाकी केपीके में उनका कोई सीट नहीं है, ना कोई सीट उनकी सिंध में है, ना कोई सीट उनकी बलोचिस्तान में है, ना कोई सीट इस्लामाबाद में है। तो ये मतलब हम चाहते हैं कि ये सारे इकट्ठे हों ताकि अच्छा मुकाबला हो और लोगों को फैसला करना आसान हो कि एक तरफ राइट है और एक तरफ रॉन्ग है। तो इनके लिए भी यही ज़रूरी है कि हो सकता है ये इसी तरह करके अपना प्रेशर डाल के, जो इनका मकसद है, शहबाज साहब तो फंस गए पाकिस्तान में, वो भी भागना चाहते हैं, मियाँ साहब तो भाग गए बीमारी का बहाना बना के, मरियम साहब भी इसी चक्कर में कि वो निकल जाएं, जरदारी साहब जो है वो नवाज शरीफ के बनाए हुए केसेस को फेस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली लीडरशिप तो है कोई नहीं, तो इनको इकट्ठा करके ये इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं। सदाकत अली भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खेलदार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नवाब तैमूर तालपुर साहब, आपके वक्त है, बहुत शुक्रिया। काम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।